हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज करेंगे। आपकी प्लस टू की ही बुक है, लेकिन दूसरी बुक है। इंडिया के से रिलेटेड जो उसमें किस तरीके से जो है वो जब पार्टीशन हुआ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो किस तरीके से उसको हैंडल किया और क्या क्या वो प्रॉब्लम थी और लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो झेली हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी चुनौती थी भारत की जो मेन थी? ठीक है, तो देखो भारत को ना, क्योंकि आजाद होने के बाद सारा कुछ बिखरा हुआ था, तो उसको समेटने में, उसको एक बैलेंस करने में, फिर उसके बाद अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम तो आई ही। लेकिन मेन प्रॉब्लम बात कि एकता किस तरह बनी रहे, क्योंकि हमारा पूरा भारत जो ना, फ्लावर पॉट देखा है, हाँ, उसमें हर एक जो है वो फ्लावर लगा हुआ है। तो किस तरीके से इस यूनिटी को बना के रखें, पहली चुनौती तो ये थी। दूसरी थी कि जो डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी अच्छी होगी भारत के लिए, या डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा, या इसको बना के रखना है हमने, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये था। फिर था डेवलपमेंट। अंग्रेजों ने तो हमारा सारा जो रिसोर्सेज थे वो तो अपने इलाके में लेके गए हैं। अब क्या है कि विकास होगा तो कैसे होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उन्हीं को यूज करके डेवलपमेंट करना है। अंग्रेज तो भारत को बर्बाद करके चले गए, लेकिन वो बहुत बड़ा सबक भी सिखा के गए हैं कि किसी को अपने आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करने दे, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने शहर में हो, सिटी में हो, या फिर पूरे देश में हो। अगर कोई आएगा तो कुछ न कुछ बर्बाद करके जाएगा। तो ये सीखने को मिला हमें। भरोसा नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी किसी पे। हम बहुत ज्यादा टूटे फूटे इलाके थे हमारे, उस टाइम तो भारत था ही नहीं, भारत तो बाद में बना। तो ये सारी चुनौतियां बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे थी। ठीक है, तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द अमृता प्रीतम? आपकी बुक में लिखा हुआ अमृता प्रीतम जी ये कवयित्री थी और बहुत फेमस थी ये पंजाब में। तो इनके तो इनको तो बहुत सारे अवार्ड मिले, इनके तो नाम ही बहुत बड़ा है इनका। तो एमए की बुक्स में इनके बारे में है। अगर बीए भी करोगे पंजाब से करोगे या पीयू से करोगे अगर, तो वहाँ पे भी ये इनके बारे में एक चैप्टर तो पक्का इनके बारे में होता ही होता है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे ए, ये कवयित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिस शाह से कौन पूछना चाहता है कि अपने कब्र में से बोलो? ये पंजाबी में है तो फिर वो अलग टोन है कि कब्रां विचों बोल। तो ये अमृता प्रीतम जी पूछती हैं। अब वारिस शाह जी तो रहे नहीं। वारिस शाह जी ने जो ये लव स्टोरी लिखी थी वो हीर रांझा लिखी थी। उसके बारे में डिटेल में आप जानिएगा। ठीक है, तो अमृता प्रीतम जी कहती हैं कि आपने एक पंजाब की लड़की के बारे में इतना कुछ डिटेल में लिख दिया था, लेकिन क्योंकि पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का 14-15 अगस्त को 1947 को, तो कितनी औरतों का साथ गलत हुआ, उनको मारा गया, उनके साथ गलत किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो आज तुम कहाँ हो? ये जो क्वेश्चन कर रही हैं अमृता प्रीतम जी वारिस शाह से। तो ये उनकी कविता थी। तो आंसर है ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वैसे बहुत सारे और भी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन इसको लिटरेचर का पुरस्कार कहा जाता है। तो उनको ये 1982 में मिला था। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टू नेशन थ्योरी क्या थी? दो राष्ट्रों का सिद्धांत क्या था? एक तो ये रिलीजन बेस पे था, ऐसी विचारधारा थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए अलग से।
ठीक है, मुसलमानों ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए अलग से, हमें इलाका अलग से दो। और ये पीछे से हुक्सा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही है एक किस्म से डिवाइड एंड रूल वाला जो काम है उनका, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति। तो इसी तरीके से पॉलिटिशियन भी ऐसे ही करते हैं तो वो वहीं से सीखे हैं ये सारी चीजें। तो भारत ने दो राष्ट्र सिद्धांत को भी खारिज किया था, कहा था कि ये दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं होना चाहिए और हम इसको नहीं मानते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बन गया। तो आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों इसके आंसर है। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, टू नेशन थ्योरी जो है वो थी क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ भी थे, कह रहे थे कोई पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ये हिंदुस्तान है पूरा, जो है भारत हमारा एक बर्थ प्लेस है, हमने यहीं रहना है। तो इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म है NWFP की, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। अब बात ये होती है कि ये कौन सा इलाका है, तो भारत का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो उसमें वेस्ट वाली साइड में सारा इलाका जो है वो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत बोला जाता है इसको, समझ आया। नेक्स्ट है, विभाजन के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या थी? विभाजन की प्रक्रिया एक चल रही थी कि विभाजन हो रहा है तो कैसे, कौन सा इलाका इनको दिया जाए, मुसलमानों को दिया जाए, क्या पाकिस्तान का इलाका, जो अब पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं था, मैं पहले बता देती हूँ। तो जब वो इलाका जो है पंजाब का जो वेस्ट वाला इलाका है, वो उस इलाके को, उस इलाके में जो मुस्लिम रहते थे और बंगाल के इलाके में रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही रहते थे, वहाँ पे बहुत सारा इलाका ऐसा था जो हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, और भी धर्म के थे, जैन थे, बुद्ध थे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था और वहाँ पे ये थोड़ी पता था कि भी हाँ अलग हो जाएंगे और फिर ये मुसलमानों का इलाका हो जाएगा, ऐसा नहीं था। सब लोग रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। तो क्या था कि पूर्व और पश्चिम क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो वो ये थे, दो इलाके थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां से उठा के उस इलाके को तोड़ के इस साइड ले आए, ऐसा नहीं था। अब किस तरीके से करें, तो बंगाल का इलाका और ये जो पंजाब के जो पश्चिम इलाका है वो इनको दे दिया गया। लेकिन ये तो बहुत दूर दूर है, तभी बोलते हैं ना, जब अगर अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ें, चाहे हम कोई भी पास्ट के बारे में पढ़ें, तो ऐसे बोला जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को ही कहा गया था। बाद में यह आज़ाद हुआ, ठीक है। तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने इनको इनको आज़ादी दिलाई थी, मुसलमान मतलब पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। फिर उसके बाद है, सभी मुस्लिम जो इलाके थे वो ऐसा तो नहीं था कि भाई सारी जगह मुसलमान ही थे, वहाँ पे हिंदू उसने धर्म के थे। तो ये थोड़ा-सा बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से अगर ऐसा इलाका बन गया, फिर वो जो माइनॉरिटी में है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए और भी गंदा व्यवहार किया जाए, और उसका नतीजा हमें जब पार्टीशन हो रहा था, किस तरीके से एक-दूसरे को मार रहे थे ये लोग। पता नहीं किस लेवल पे ये एक तांडव मचा था और खत्म कर दिया था इन्होंने सब कुछ। फिर से शुरू किया, भारत ने खड़ा होना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर डेवलपमेंट किया, फिर किस तरीके से जो है वो आगे अभी तक अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उस टाइम जो है वो एफर्ट उसके बाद कैसे रहा। अगर छोड़ दिया जाता वैसे ही, फिर सब ऐसे ही रहते, ना कोई अच्छे लेवल पे होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पंजाब और बंगाल के कई क्षेत्र गैर मुसलमानों की आबादी थी, मतलब गैर मुसलमानों की, मतलब मुसलमान कम थे
पर लेकिन उनकी आबादी और धर्मों की आबादी जो है वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सांप्रदायिक क्षेत्र होता क्या है? मान लेते हैं इलाका है और ये दूसरा इलाका है। ये ए और बी इलाका है। यहाँ के रिलीजन अलग है और बी का रिलीजन अलग है और ये सांप्रदायिक क्षेत्र हैं अलग-अलग। अब ए वाला जो है वो बी वाले क्षेत्र में नहीं जा सकता और ना ही ऐसे बी वाला कर सकता है। और अगर किया भी, मान लेते हैं कोई किया भी ऐसा, तो वो सांप्रदायिक दंगे कहलाए जाते हैं वहाँ पे। तो फिर दंगे हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्यों आए हो, हमारा क्षेत्र है ये तो। कम्युनल ज़ोन कहा जाता है। इस टाइप होता है ये। नेक्स्ट है, एक फ़िल्म आई थी गरम हवा और ये इस पे बेस्ड थी कि किस तरीके से पार्टीशन के दौरान जो एक किस्म से किस तरीके से तबाही हुई थी। लोगों ने की थी। अब कुदरती तौर पे नहीं हुई है, तो लोगों ने की थी। तो ये जो गरम हवा फ़िल्म आई थी, तो इसके जो एक्टर कौन थे, वो थे बलराज साहनी जी। इसी तरीके से जो गदर फ़िल्म थी, अब तो गदर 2 आई है, वो तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन जो पहले वाली जो गदर फ़िल्म आई थी, उसमें भी ये सब कुछ बताया हुआ था। तो आप अगर जाके देखना चाहते हो इस फ़िल्म को, तो गरम हवा ज़रूर देखिएगा। पुरानी फ़िल्म है, लेकिन आपको बहुत अच्छे एक्टर थे ये बलराज साहनी जी। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।